चलिए, तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। एमपीपीएससी मेंस और भी कई एग्जाम्स में आता है, बट स्पेशली हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस, उसके संदर्भ में हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कम शब्दों में, शॉर्ट में, कंसाइज वे में चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। पत्र लेखन, पत्र लेखन क्या होता है, कैसा क्या स्वरूप होना चाहिए, और बिल्कुल लास्ट सिचुएशन ये होती है कि साहब आप एग्जामिनेशन हॉल में और आपको वहाँ पर पत्र लेखन करना है। तो बहुत सी जो बेसिक बातें, मूलभूत बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर चर्चा कर लेने वाले हैं। पत्र लेखन नाम से ही क्लियर कि पत्र लिखना है साहब आपको। आप एक शासकीय कर्मचारी बनने वाले हैं, एक शासकीय अधिकारी बनने वाले हैं आप, और आपको बहुत सारे पत्र आएंगे और आपको बहुत से पत्र लिखना है, उनके जवाब देने हैं, अधिकारियों को, वरिष्ठों को भेजना, और निचले जो आपके अधीनस्थ हैं उनके पास में भी आपको भेजने हैं। सीधी सी बात है कि आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, भाषा पर पकड़, प्लस उसमें प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रबंधन यानी चीज़ों को बोलने लिखने का तरीका, किस तरीके से कम शब्दों में बोलें, कैसे हम उस बात को दर्शाएं कि हाँ वो चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएं। यहाँ पर जो पत्रों के बारे में बात होगी वहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ें आएंगी साहब। संक्षेप में आपको अपनी बात कहनी चाहिए पत्र में, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं कहने चाहिए, संक्षेप में। यानी सेंटेंस क्या होंगे, शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ करिए साहब, ठीक। नेक्स्ट वन पॉइंट कि सारगर्भित बात कहेंगे आप। ऑब्वियसली जब आप सारगर्भित बात, महत्वपूर्ण बात कहेंगे तो आपके सेंटेंस छोटे हो जाएंगे, लेकिन उसमें से भी ये बात को ध्यान रखना जरूरी होता है कि हाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं सिर्फ उन बातों को ही आप सबसे ज़्यादा उठाइए साहब। एक और महत्वपूर्ण बात होती है, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हैं। पदों के अनुरूप सम्मानजनक, प्लस अनुशासन परक होनी चाहिए। क्या मतलब होता है, आप अपने वरिष्ठ को लिख रहे हैं या अपने अधीनस्थ को, सम्मानजनक होनी ही चाहिए। अनुशासन परक का मतलब यहाँ पर है कि आप किसे लिख रहे हैं। वरिष्ठ को लिख रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें दूसरे फॉर्म का यूज़ करेंगे। अपने अधीनस्थों को लिख रहे हैं तो हो सकता है आप वहाँ पर चाहें तो अलग प्रकार से सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। अनुशासन परक आपका कंपलसरी हो जाता है इन बातों को। जो शब्दों का आप उपयोग करने वाले हैं उनका आप विशेष ध्यान रखने वाले हैं कि हाँ यहाँ पर ये शब्द सही लगेगा, यहाँ पर ये शब्द सही नहीं लगेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात होती है और इतनी समझ होती है आप में, विद्यार्थियों में, खासकर पीसीएस लेवल के, कि हाँ उनको मालूम है कि किस तरीके की शब्दावली का हमें उपयोग करना है। कुछ चीज़ों पर हम बात कर लेंगे अभी। बाकी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रभावात्मक होनी चाहिए, ज़्यादा बाहरी सजावट नहीं होनी चाहिए, सद्भावना परक जो शब्द होते हैं उनका उपयोग करेंगे, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए आपकी, सहज स्वाभाविक जो शैली है वह होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं साहब। चलो मुद्दे पर आ जाते हैं, पर बिल्कुल सीधा था। पत्र लेखन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं साहब जी, ठीक। एक होता है आपका औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मतलब सीधी बात है सरकारी कार्यालय में आप जो यूज करने वाले हैं, ठीक। अनौपचारिक का जो मतलब है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन और पर्सनल लाइफ के लिए यूज करते हो, तो ये आपके सिलेबस में पहली बात तो नहीं है। औपचारिक पत्र में भी 2 प्रकार होंगे, कम से कम 2 प्रकार होंगे, ठीक। कौन सा? शासकीय पत्र होगा पहला, और दूसरा होने वाला है अर्धशासकीय पत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है, शासकीय पत्र यानी शासकीय कार्यालय में एक से दूसरे कार्यालय को, एक से दूसरा अधिकारी एक दूसरे को लिखने वाले होंगे, तो क्या हो जाएंगे? शासकीय हो जाएंगे। अर्धशासकीय में ऐसा कुछ नहीं कि आधा सरकारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शासकीय पत्र में क्या होता है, इनकी भाषा पहली बात तो औपचारिक होती है, और दूसरी बात ऑफिस टू ऑफिस होते हैं साहब। ये ऑफिस टू ऑफिस वाली बात होती है, मतलब एक कार्यालय दूसरे को लिखता है, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को लिखने वाला, इसका मीनिंग यहाँ पर ये होता है, ठीक। यहाँ पर अधिकारी दूसरे अधिकारी को नहीं लिख रहा है, यहाँ क्या है, उस रिलेवेंट कार्यालय का जो अधिकारी है, कार्यालय के नाम से, कार्यालय के थ्रू दूसरे कार्यालय को भेज रहा है साहब जी, ठीक। अर्धशासकीय में थोड़ी सी इसके आगे का अपडेट वर्जन हो जाता है। क्या? अर्धशासकीय में एक अधिकारी, ठीक, जो कि दूसरे अधिकारी को पहचानता भी है,
सरकारी काम के लिए ही पत्र लिखेगा, यानी कार्यालय का ही काम होगा। वो काम किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा था, शासकीय झंझटों में फंसा हुआ था, डिले हो रहा था, देर हो रही थी, परंतु यहाँ वाला जो अधिकारी है वहाँ दूसरे शहर वाले अधिकारी को जानता है, आपका क्लासमेट है, बैचमेट है, और आप चाहते हैं कि वो काम जल्दी से जल्दी निपट जाए साहब जी। तो इसके लिए क्या करोगे, आप लिखोगे तो विषय क्या होगा, वो सरकारी विषय पर लिखोगे, लेकिन आप उसको लिखोगे पर्सनली उस अधिकारी को, उसमें भी इस बात का संबोधन करते हुए कि साहब आप उनसे परिचित हैं, वो आपसे परिचित है, वो आपके मित्र हैं, एक थोड़ी सी आत्मीयता आप उसमें बढ़ा दोगे। विषय क्या होगा, सरकारी काम ही होगा, कोई प्राइवेट आपका पर्सनल वर्क नहीं होगा। तो आप जब एक शासकीय अधिकारी शासकीय कार्य के लिए दूसरे अधिकारी को, जिससे वह परिचित है भली भांति, अपने मित्रवत प्रेमवत संबंधों का लाभ उठाने के उद्देश्य से, ताकि सरकारी जो काम है वह जल्दी हो जाए, शीघ्र निपट जाए, इस उद्देश्य से जो पत्र लिखता है वह क्या कहला जाएगा, अर्धशासकीय। जबकि केवल शासकीय का मतलब है कि दो सरकारी अधिकारी हैं, एक दूसरे को नहीं पहचानते, ऑफिस का काम यह है, आपको करने के लिए कहा गया है, आप करके दीजिए, आप पर्सनली मुझसे परिचित हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो उसमें एक औपचारिक भाषा का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, सम्मानजनक भाषा होती है, अनुशासन परक होती है, पदों के अनुसार होती है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन केवल प्योरली ऑफिस टू ऑफिस वाली जो बात मैंने कही, जबकि यहाँ पर ऑफिस टू है, परंतु अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग कर रहे हैं आप उस सरकारी कार्य को जल्दी जल्दी करवाने के लिए। तो सरकारी पत्रों में भी दो प्रकार, आप पहली बात तो पत्रों में प्रकार बताए आपको, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक। औपचारिक है ना सरकारी, औपचारिक के भी दो बात बता दी आपको, शासकीय और अर्धशासकीय, दोनों बातों में अपन ने भेद कर लिया। पत्र लिखने के लिए कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मूलभूत बताया आपको कि चाहे तो आप संक्षेप में लिखेंगे, आपसे कहा सारगर्भित लिखेंगे, सहज प्रवाहपूर्ण शैली का उपयोग करेंगे। पत्र पर आ जाते हैं, सरकारी पत्र की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप एक अधिकारी हैं, आप किसी अन्य को लिखने वाले हैं साहब जी, कम से कम 10 से 12 पॉइंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, जिसको आपको फॉलो करना ही होता है। आपको A4 साइज की कॉपी मिलेगी वहां पर, ठीक है, मिल गई साहब। अब आपको इसको बनाना है, मार्जिन आपका दोनों साइड की ओर दिया हुआ है। इन नियमों का ध्यान रखें, बिल्कुल मान के चलिए कि लास्ट मोमेंट में आप खड़े हैं, कम से कम समय है आपके पास में, और उतने कम समय में आपको फॉर्मेट को तैयार करना है, पत्र को तैयार करना है, और एक बेहतर पत्र आपको वहां पर लिखना भी है, और नंबर भी आपको अधिक गेन करने। तो क्या बातों को ध्यान रखें, और जिनमें गलती नहीं होनी चाहिए उस पर भी अपन बात करते हैं। पहली बात तो एक सरकारी पत्र है, ठीक। सरकारी पत्र में जो सबसे पहली चीज आती है वह होती है पत्र का क्रमांक। अपन इसको सीधे बोल देते हैं पत्र क्रमांक। कभी भी सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, पत्र का क्रमांक जरूर होगा। अब इसमें कई बार विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता सर कि राइट में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, क्या कैसा रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पत्र क्रमांक नंबर 1 आप टॉप में उठाकर लिख दीजिए साहब जी, बिल्कुल टॉप में सबसे पहला आएगा। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, सार्वजनिक नियम या पूरी तरह से सुस्पष्ट कह दें कि नहीं सर लेफ्ट में नहीं लिखते हैं, राइट में लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेआउट एक बेहतर दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। आप उसको कहीं पर भी उठाकर सजा सकते हैं, डिजाइन उसका बना सकते हैं साथ ही। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट जिन पर आपको गलती नहीं करनी चाहिए कि पत्र संख्या होती है, पत्र क्रमांक होता है। पत्र क्रमांक जो होता है कम से कम 3 सेक्शंस पे होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे होगा आ बा सा, ठीक, फिर उसके बाद में होगा ऑब्लिक, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर ऑब्लिक, फिर डॉट डॉट डॉट। ये क्यों होता है आपको बता दें, फिर ऑब्लिक डॉट डॉट डॉट। एक में होता है कि सीरीज कौन सी चल रही है, ABCD क्या चल रही है। दूसरे में होता है कि वो नंबर क्या है साहब जी। तीसरे में होता है वो महीना कौन सा है। चौथे में होता है वो वर्ष कौन सा है। आपको वहां पर नहीं लिखना है कि 2021 चल रहा है, 21 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको नहीं लिखना है वहां पर आप, लेकिन फॉर्मेट जरूर बनाएंगे कि आ या आ बसादा ऑब्लिक डॉट डॉट, फिर ऑब्लिक डॉट डॉट, फिर ऑब्लिक डॉट डॉट। तो इससे ये समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ इसने उस बात का ध्यान रखा है। आपको किसी नंबर का, किसी डेट का उल्लेख नहीं करना है। पत्र क्रमांक आपका ये हो गया। कार्यालय का नाम ही होगा सबसे टॉप में, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपन सिर्फ हेडिंग लिख देंगे, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र क्रमांक, इतना इतना करके आप वहां पर लिख देने वाले हैं। सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं, जो अगली महत्वपूर्ण चीज होती है, भेजने वाला पाने वाला साहब। भेजने वाला जो होगा बंदा प्रेषक होगा, ठीक। पाने वाले बंदे को क्या कह देने वाले हैं, प्रेषित करने वाले साहब, यानी किसे मिल रहा है, किसे भेज रहे हैं। जिसे भी आप भेज रहे हैं साहब जी, ठीक, उस बंदे के नाम के आगे आप पहली बात तो सेवा में,
और उसके बाद में कॉमा जरूर लगाना। स्कूल में आपने छुट्टी के आवेदन लिखा होगा, एप्लीकेशन लिखी होगी, यही फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, आप चाहें तो डायरेक्टली सेवा में यहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी लेटर आएंगे जिनमें सबसे लास्ट में आपको सेवा में लिखना है और उसके बाद में आपको नाम लिखना है जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं। लेफ्ट में भी लिख सकते हो और राइट में भी लिख सकते हो। सामान्य रीति क्या चलती है, राइट साइड को लिखना ही चलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि राइट में ही लिखना है। आप चाहें तो उसे उठाकर लेफ्ट में भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसा कोई सार्वभौमिक या एकमात्र यूनिवर्सल कोई ऐसा लॉ नहीं है कि नहीं लेफ्ट में लिखोगे राइट में ही लिखोगे, आपकी मर्जी, आप जिसमें कन्वीनियंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बचपन से आपने जिस फॉर्मेट में लेटर लिखा है आप उसमें लिखने का प्रयास करना, तो आपके लिए एक नेचुरल रहेगा, बेहतर लिख पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे। कुछ ऐसे लेटर होंगे जिनमें से आप सेवा में कंपलसरी नीचे ही लिखना पड़ेगा, तो वो अभी आपको बता दे रहे हैं हम, एक ही प्रकार है उसका, ठीक। अर्ध शासकीय पत्र, सीधी बात, कहां लिखना चाहिए, नीचे। बाकी सब में मैक्सिमम यही चलेगा। तो आप एक फॉर्मेट लेकर चलना, क्योंकि पत्र में भी कम से कम 50 प्रकार की बातें आएंगी और जिनमें से आपके लिए याद रखने योग्य बातें या आप याद रख सकते हैं 10-15 प्रकार की बातें, 30 प्रकार की 40 प्रकार की आप बातें चाहें तो भूल जाएं। सब कुछ याद रखेंगे तो पूरा का पूरा बिखर जाएगा साहब। इस बात को समझिए, लास्ट मोमेंट के लिए बता रहा हूं मैं, खासकर जब अपने पास में कम समय है। सेवा में जिस भी बंदे को आप भेज रहे सरकारी कर्मचारी, तो निश्चित रूप से उसका नाम आएगा साहब जी, पद नाम आएगा, किस प्लेस पर यानी स्थान आएगा, इस बात को ध्यान रखिए, और कार्यालय का नाम तो आना ही है। क्लियर। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे आप भेज रहे हैं, वह किस पद पर है, उस कार्यालय में तो कार्यालय का नाम भी हो गया, किस जगह पर है, जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, कहां है साहब जी, इस बात का आप जरूर उल्लेख करते हैं साहब। क्लियर। तीसरा पॉइंट आपका होता है विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हैं। विषय वाला जो हो उसमें ध्यान देना कि एक ही लाइन में आपका विषय आना चाहिए, प्रयास आप ये करें। 2 में आ जाएगा कोई इतनी दिक्कत नहीं है, परंतु अगर बात करें कि इंप्रेसिव, तो आप कोशिश ये करिए कि एक लाइन पर आपका वह आ जाना चाहिए, कोशिश आपको ये रखनी चाहिए। तो विषय अपन ने दे दिया एक लाइन में, जैसे आप लिखते थे स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो वहां पर अपन समझा देंगे साथ ही कि उस पत्र क्रमांक के उत्तर के संदर्भ में, या राज्य शासन विधानसभा के द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में, या विधानसभा के पत्र क्रमांक इतने इतने के उत्तर के संदर्भ में, ऐसा करके आप लिखेंगे। कोशिश करना उसको शॉर्ट एंड स्वीट वे में एक लाइन पर आ जाए। तो यदि आप उसका एक आउटलुक देखेंगे तो ऐसा बनेगा कि साहब विषय आपका ये आ गया। पत्र में 2 प्रकार की बातें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आउटलुक, उसका जो एक वे है, ड्राफ्ट है उसका, वो सुंदर दिखना चाहिए। उसके अंदर कंटेंट तो आप अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विषय अपना आ गया साहब जी एक लाइन में, ठीक। इसके पश्चात में आप ध्यान दीजिएगा कि शुरू होता है आपका लेटर, तो संबोधन आता है साहब। संबोधन जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, सरकारी है वैसे ही बता चुका हूं, औपचारिक रहेगा साहब जी। तो या तो महोदय लिखेंगे या तो माने लिख देंगे, ठीक। यदि आपको मालूम है कि महिला ही है कंपलसरी, तो आप महोदया भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे माननीय भी लिख सकते हैं। और नहीं मालूम है तो आप दोनों में से कोई सा भी लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। संबोधन लेकिन होगा अवश्य। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एमपीपीएससी मेंस में, कहेंगे साहब कि उसका एक ड्राफ्ट बना दीजिए, तो उसमें 10 से 15 चीजें कम से कम आने ही चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। तो संबोधन आएगा, आपने लिखा महोदय। मार्जिन आप हमेशा एक सा लेकर चलेंगे ऊपर से नीचे तक पूरे कॉपी पर। जब भी महोदय और उसके बाद की जो सेकंड लाइन आप शुरू करेंगे, उसको थोड़ी सा एक टैब लेकर, थोड़ी सा स्पेस लेकर आप वहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो महोदय लिखा अपन ने अगली लाइन में, उसके पश्चात में आएगा आपकी विषय वस्तु, यानी किस विषय पर लिख रहे हो। सामान्यतः नियम तो ये है, देखिए कि आपने जैसे लिखते थे छुट्टी का आवेदन पत्र, यदि अपन को ध्यान हो कि वो 2 पैराग्राफ में आप लिखते थे, बहुत सिंपल में, बहुत ही बेसिक फॉर्म से बता रहा हूं, 2 पैराग्राफ में लिखते थे। एक में आप लिखते थे समस्या, इसे कहते हैं विषय वस्तु। कितने हिस्सों में? 2 में। एक में लिखेंगे कि आपने किस चीज के लिए वह लिखा है, समस्या क्या है। बोले सर मैं आ नहीं सकता स्कूल, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप एक समस्या लिख रहे हैं कि पिछली रात को मुझे फीवर आ गया है, बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वही सब था ना, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, समस्या। पैराग्राफ नंबर 2 होता है कि आप सामने वाले से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपेक्षा कम से कम 2 बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिए।
कि अपेक्षा हम ये करें कि सर कृपया आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का प्रयास करें, निवेदन है मेरा, प्रार्थना है आपसे, है ना। सविनय निवेदन साधन वादन सब कुछ आप ऐड कर देंगे, कम से कम 2 पैराग्राफ। बड़ा लेटर है मान लीजिए कोई, जितनी बातें आप कह रहे हैं उतने पैराग्राफ लिखने चाहिए आपको, यानी हर पैराग्राफ से कोई नई बात आप उठाएंगे, एक में समस्या, एक में समाधान, एक में नए नियम जारी करने वाली बात, एक में उनसे अपेक्षा। तो 4 प्रकार की बात तो 4 पैराग्राफ में लिख देना। पैराग्राफ छोटे छोटे रखने का ही प्रयास करना चाहिए। तो लुक वाइज जब आप उसको करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये आपका बनेगा साहब। चलिए, तो विषय वस्तु आपकी हो गई। अब जब आपने पूरा विषय वस्तु लिख दिया है साहब, उसके पश्चात में आपका अनिवार्य रूप से जो भी आप उनके लिए शब्द बोलने वाले हैं, भवदीय, अगर आपके बिल्कुल भी परिचित में नहीं हैं, अधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं, बेस्ट शब्द कहलाता साहब जी क्या? भवदीय। ठीक, समापन सूचक जो शब्द होते हैं आपके, ये इसको आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूं। जबकि इसके स्थान पर आप चाहें तो आप क्या विश्वास पात्र इत्यादि वगैरह, ध्यान देने वाली बात है, जब आप अर्ध सरकारी पत्र लिखोगे जिसमें आप पर्सनली उस व्यक्ति को जानते हैं, तब आपको वह शब्द उपयोग करने चाहिए। आपका विश्वास पात्र, भवनिष्ठ इत्यादि वगैरह। जब आप बिल्कुल ही परिचित नहीं, औपचारिक शब्द आपको यूज करना है तो बेस्ट क्या है? भवदीय। बात क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिए। समापन सूचक शब्द अपन नहीं लिखने वाले, धन्यवाद धन्यवाद वो सब अपन लिख चुके हैं पहले ही पैराग्राफ में, एंडिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके पश्चात में जो आपका आने वाला है कि साहब जिस व्यक्ति ने भेजा है उसके हस्ताक्षर अवश्य आएंगे, तो हस्ताक्षर अपन करेंगे, इनका विशेष ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर तीनों चारों अप्रोच पर आपको बता रहा हूँ। आपको कोई लेटर लिखना है तो आप ऐसा लिखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नहीं केवल एक ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दीजिए। एमपीपीएससी में इस तरह से ये भी आया हुआ है कि साहब आपको पूरी सिचुएशन बता दी, आप ये अधिकारी हैं, आपको इस कार्यालय को पत्र लिखना है, समस्या ये है, इस विषय पर लिखना है, ऐसा भी आया हुआ है, तब भी आप यही फॉर्मेट फिट कर सकते हैं शासकीय पत्र में। इस बात को ध्यान दें। हस्ताक्षर वाली बात आ जाएगी। हस्ताक्षर जब भी आप करेंगे वहां पर आपका पदनाम आएगा। पदनाम किसमें नहीं आएगा? पदनाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक औपचारिक लिख रहे हैं, औपचारिक यानी आप शासकीय लिख रहे हैं। एक और होता है साहब जी अर्धशासकीय। अर्धशासकीय में आप व्यक्तिगत तौर पर उस समस्या का समाधान करवा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से। यही वजह है कि शासकीय वाले में तो आप पदनाम लिखोगे, अर्धशासकीय वाले पदनाम नहीं लिखोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों, क्या, कैसे इसे रिलेट करके याद रखें, उसकी तार्किक विषय वस्तु को आप ध्यान रखें साहब। तो हस्ताक्षर हो गए साहब जी, पदनाम हो गया आपका। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है कोई ऐसा लेटर आपको दे दिया गया है, क्यों लेनी साहब, आपके मोहल्ले में गंदगी होती, कचरा होता है, नगर निगम को आपको लेटर लिखना है। सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है साहब। ठीक, लाइट वगैरह नहीं जलती, उसके संदर्भ में आपको कोई लेटर लिखना है, तो आप नगर निगम कमिश्नर को लिख रहे हैं साहब। सेम फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब लेकिन अपन एक सामान्य नागरिक हैं, तो वहां पर पदनाम वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, यानी पता लिखेंगे। ठीक, अब क्योंकि अपना कार्यालय है नहीं, तो अपन अपना नाम, पता भी विषय वस्तु के तौर तरीके में आजकल चलने लगा है, मोबाइल नंबर, तो वह भी आप लिखेंगे, और पिन कोड लिख दें, बेस्ट है साहब जी। तो यानी कि आपका सिग्नेचर भी आएगा, आपका नाम भी आएगा, एड्रेस आएगा, वार्ड आएगा, जिला आएगा, राज्य मध्य प्रदेश है आपका, मोबाइल नंबर आपका ये है कि फास्टली अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, और लास्ट पॉइंट की पिन कोड भी आपने वहां पर दिया कि यदि वहां से कोई पत्र व्यवहार आपसे करना चाहे, फोन नहीं लगाना चाहता आपको, तो आपने सभी प्रकार की सहूलियतें वहां पर दे दी हैं। चाहे आप एक आम नागरिक हैं, चाहे आप कोई शासकीय पत्र लिख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दिनांक अभी भी बाकी है। दिनांक कहां लिख दें, यह आपके ऊपर फ्री हैंड है। आप चाहें तो दिनांक लास्ट में लिख सकते हैं, आप चाहें तो बिगिनिंग में दे सकते हैं, आप चाहें तो राइट में दे सकते हैं, टॉप राइट में दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट में दे सकते हैं, बॉटम पर दे सकते हैं, सेम फॉर्मेट में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं सर लेफ्ट ही में आनी चाहिए दिनांक, राइट में ही आनी चाहिए। उसका ओवर अगर देखें कंप्लीट लुक आउट ठीक होना चाहिए उसका, इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपने तरीके से इसको सजा सकते हैं। अभी भी लेटर ध्यान देने वाली बात है कि समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, अभी भी कुछ चीजें आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बात आपने कही है, ठीक, चाहे किसी सरकारी पत्र का आपने उत्तर दिया है या किसी सरकारी पत्र के संदर्भ में आपने कोई मामला उठाया हुआ है, जो भी बात आपने कही है,
उस चीज के बारे में आपको एविडेंस देने पड़ते हैं साहब। अर्थात फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई समस्या उठाई है, उसके बारे में कोई फिक्स आपको सेंड करना है, आप वो चीज है, कोई डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं साहब जी, तो उसको बोला जाता है संलग्नक या संलग्न। ठीक, क्या ना क्या क्या भेज रहे हैं, वो आता है सबसे राइट, सबसे लेफ्ट में नीचे की ओर साहब जी। ठीक, सेवा में अपन इसमें ऊपर कर चुके हैं, अगर मान लो नीचे किया होता तो इसके भी नीचे कर देते फिर आप उसको। क्या क्या संलग्न आपने किया है, संलग्न लिखेंगे। ठीक, अंडरलाइन मैंने कर दिया आपको बताने के लिए, आप नहीं करिए। संलग्न, फिर डैश, विवरणात्मक चिन्ह आपका जो कहलाता है, 2 बिंदु ऐसा कुछ बना देंगे। और फिर उसके बाद में जब आप लिखेंगे तो सिर्फ वहां पर नाम नहीं लिखना है, नंबरिंग दे दिए 1 डॉट 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 2 डॉट 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 3 डॉट डॉट डॉट, सिर्फ इतना, क्योंकि आप उसमें लिखने वाले नहीं है, तो आप तो मेंस की कॉपी पर लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मना ही रहती है, तो आप इस तरह का फॉर्मेट जरूर दे देंगे। और यदि एग्जामिनर ने आपको कहा है कि साहब इस विषय पर लिखो, आप ये अधिकारी सर, तो अपन डिटेल भी दे सकते हैं। ठीक, यही बात हस्ताक्षर पर भी आएगी कि आप हस्ताक्षर की हेडिंग देंगे, ना कि साइन कर दोगे। ठीक, पदनाम की हेडिंग दोगे आप, ना कि वहां पर पदनाम लिख दोगे। पते की हेडिंग दोगे आप, ना कि पता लिख दोगे आप अपने घर का, ऐसा नहीं करोगे। स्कूल वगैरह में हो रहा था, 10th 12th वगैरह का देते हैं तो आप मालूम है एग्जाम सेंटर लिखते थे, पर आप यहाँ पर MPPSC में आपको यह भी अलाउ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड, उनके आगे जगह छोड़ देना, तो एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ इसको पूरी हेडिंग याद थी, इसने पूरा विवरण दिया है, जो भी डिटेल होगी वो अपन इस पर भर देंगे। क्लियर है, ये हो गया साहब जी। दिनांक पर भी यही बात लागू होती है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप अभी इससे संबंधित जी। बिल्कुल, यदि उन्होंने पर्टिकुलरली कोई नाम दिया है आपको, अगर पेपर में आपको पर्टिकुलर कोई नाम दिया है कि आप ये अधिकारी हैं, आप एक नागरिक का कुछ बताया है, तो आप उस नाम का उपयोग कर लेंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपका नाम अशोक मेहता है, आप यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको कलेक्टर महोदय को कोई पत्र लिखना है, कलेक्टर महोदय का नाम महेश जी है। ठीक, तो आपको उनका भी नाम दे दिया गया है, आपका भी नाम दे दिया गया है, आप उस नाम से लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। तो अलग अलग फॉर्मेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि साहब केवल ड्राफ्टिंग मांग रहे हैं आपसे, और ये ड्राफ्टिंग आपके ब्रेन पर है कि हाँ मुझे इन बातों को उल्लेख करना ही है। दूसरा बोल देगा कि साहब जी आप केवल एक नागरिक है, नागरिक का नाम आप नहीं बताया, या आप एक अधिकारी, अधिकारी का नाम भी नहीं बताया, इनको पत्र लिखना है, आधी जानकारी दी कि साहब इन अधिकारी को नगर निगम को लिखना है, जबलपुर को, ठीक है, भोपाल को, इंदौर को, किसी को भी, तो सिर्फ आप वहां पर वो चीजें लिखेंगे जो उन्होंने दी है। लेकिन जब आपकी अपनी खुद की बारी आएगी तो आप अपनी हेडिंग जरूर देंगे, यानी कि अपन ने हस्ताक्षर ही नहीं किए, पदनाम भी नहीं लिखा है या लिख ही दिया, ऐसा नहीं करेंगे, हेडिंग जरूर दोगे। कैसी, सामने देखो, यहां पर लिखेंगे साहब क्या, अपन भवदीय, ठीक, फिर आएगा हस्ताक्षर की जगह डैश डैश डैश, फिर उसके नीचे क्या आएगा, पता आ जाएगा डैश डैश डैश, यहीं पर पिन कोड दे दिया अपन ने, यहां पर मोबाइल नंबर डैश डैश डैश। नंबर मत लिखाना अपना, अलाउ नहीं है, कॉपी कैंसिल हो सकती है, परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। मामला क्लियर। तो यदि उन्होंने दिया है नाम तो फिर तो लिख दो, उन्होंने कहा आपका नाम राकेश है, राकेश मिश्रा है, यस, नाम मेरा राकेश मिश्रा है, तो मैंने लिख दिया। यदि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कहीं के, तो आप वहां पर लिख देंगे यस असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जी। जब उन्होंने क्वेश्चन में दिया, नहीं दिया है तो फिर नो। क्लियर है बात। अभी भी पत्र समाप्त नहीं हुआ है साहब जी, ठीक, संलग्न आ चुका, यस। डेट में भी केवल आप दिनांक लिखोगे डॉट डॉट डॉट। फॉर्मेट कैसा बनाओगे, यही दिनांक में भी 3 फॉर्मेशन होते हैं, दिनांक डॉट डॉट ऑब्लिक डॉट डॉट ऑब्लिक डॉट डॉट, डेट मंथ ईयर, डे मंथ ईयर। क्लियर है ये बात। तो ये फॉर्मेट आप बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे नहीं कि डेट ये वाली है, आज की डेट अपन लिखा है 21 तारीख को पेपर था 21 मार्च 2021, ऐसा नहीं करेंगे आप। आप क्या करेंगे, केवल कि आपने दिनांक दी है तो दिनांक आपने वहां पर दे दिए साहब, ये फॉर्मेट आपने बना दिया। क्लियर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कोई एकमात्र लेटर नहीं आना है, 2 लेटर भी हो सकते, कभी को हो सकता 3 सेट कर दिए जाएं, तो उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी भी लेटर समाप्त नहीं हुए। शासकीय कार्यालयों में क्या होता है कि प्रतिलिपि वगैरह कुछ भेजी जाती हैं, या प्रतिलिपि भेजनी है तो संलग्न आपने वहां कर दिया, लेकिन कई बार यह होता है कि यहां कोई पृष्ठांकन हो सकता है, अर्थात आपके पास में कोई आदेश आया कोई लेटर के रूप में,
आप उस लेटर को किसी अन्य को भेजने वाले हो, तो दो चीजें बढ़ जाएंगी। पहला, संदर्भ, जहां विषय था उसके ऊपर में या नीचे में आपको जहां पर उचित लग जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर में ही लिखना कंपलसरी है, नीचे में ही लिखना कंपलसरी नहीं, पहले आप दे दें संदर्भ ऊपर, तो पहला बढ़ेगा संदर्भ। विधानसभा के पत्र क्रमांक इतने इतने के उत्तर के संदर्भ में, संदर्भ ये है, लेटर का नंबर लिखते हैं यहां पर, पत्र क्रमांक क्या लिखो, संदर्भ पत्र क्रमांक। विधानसभा से आया था, पुलिस मुख्यालय से आया था, सीएम कार्यालय से आया था, वो लिखते हैं आप। और दूसरी चीज, यही चीज आपको अपने अधीनस्थों को जारी करने के लिए कहा है, यानी यही एक लेटर, तो यहां पर एक प्रष्ठांकन और जुड़ जाएगा साहब जी। बात क्लियर है? प्रष्ठांकन का मतलब होता है अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। ये लाइन बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, यानी भविष्य में जो भी कार्रवाई इसमें की जाने वाली है, किन किन को करनी है, उनको जानकारी देने के उद्देश्य से, उन्हें यह सूचित करने के उद्देश्य से भेजा जा रहा है साहब। यह लाइन वहां आती है, प्रष्ठांकन आप वहां पर कर सकते हैं और ये लाइन लिख देंगे। अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ निम्न को प्रेषित। निम्न कौन कौन है? कम से कम 3 तो होने ही चाहिए आपके ड्राफ्ट में। फिर क्या करोगे, 1 डॉट 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 2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नाम किसी का नहीं लिखना वहां पर। समझ पा रहे ये वाली बात? ये चीज आएगी। तो आपकी 2 बातें बढ़ गई, संदर्भ बढ़ गया और प्रष्ठांकन बढ़ गया था। अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ पॉइंट आएंगे। ठीक, अगला पॉइंट आएगा कि अपन साहब पूरे लेटर में कुछ भूल गए लिखना, बाद में याद आया कि कहां पर वो लिख दें साहब। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आप यूज करेंगे, पुनश्च। क्या यूज करेंगे? पुनश्च। बाकायदा हेडिंग दे देंगे पुनश्च की, जो दर्शाता कि मैं कहना चाहता था पहले परंतु मैं भूल गया था, मैं अपनी गलती को मानता हूं, दर्शाता हूं। ईमानदारी, निष्ठा, शैली, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं साहब। पुनश्च, जो बात छूट गई हो उसको लिख देंगे। आपसे लेटर की ड्राफ्टिंग कही है तो आप पुनश्च जरूर लिख देना, डॉट डॉट, या स्पेस उसके सामने छोड़ दो, या डैश लगा दिया आपने, तो सामने वाला समझ जाए कि हाँ, लेटर के जो अंग होते हैं, अति महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनको इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। खासकर जब आपसे पूछा कि एक ड्राफ्ट प्रस्तुत कीजिए, अथवा में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, कभी भी आसान ये होता है। अगर आप गौर से देखें तो मेन पॉइंट 10 प्लस 2 और बढ़ा दीजिए, 12, ये आपको कम से कम लिखने चाहिए। कितनी हेडिंग हुई आपकी? ये 12। दोबारा गिन देते हैं, आप एक नजर मार लीजिए पहले इस पर। पुनश्च का मतलब ही होता कि बाद में याद आया, आप इसे जहां चाहे नीचे लिख सकते हैं, जहां जगह है। अब यहां पर जगह मान लीजिए है तो आप यहां लिख दीजिए, यहीं पर अपन को याद आ गया, नहीं तो फिर उसके आखिरी में अपन लिख सकते हैं साहब जी। ठीक है, कोशिश ये करिए कि यहां पर आ जाए वो, जहां लेटर एंड हुआ उसके पास में। ठीक, ड्राफ्ट आपको देना है तो। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो अपन ने यहां पर कितने शब्द देख लिए। चलिए, तो लेटर में बात करें, सबसे पहले अपन ने क्या कहा? पत्र क्रमांक, फॉर्मेट सेम। दूसरे नंबर पे सेवा में, सेवा में यानी जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं साहब जी, ठीक, उस व्यक्ति का नाम, पद नाम, स्थान यानी कि किस जगह पर है, कार्यालय का नाम, या आप लिखेंगे राज्य ब्रैकेट में मध्य प्रदेश, मा डॉट प्रा, यू डॉट प्रा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तीसरा क्या है? विषय वस्तु। ठीक, तो विषय के बारे, सॉरी विषय है, तीसरा क्या है? विषय है। तो विषय आप बताएंगे, कितनी लाइन में बताना चाहिए आपको? प्रायः 1 लाइन में। तो विषय कोशिश करो 1 लाइन में बताओ, और पूरा का पूरा लेटर भी एक ही पेज में आए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करिएगा कॉपी के, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं ऊपर की 2-3 लाइनें और आखिरी में फिर वो लेटर अगले पेज पर शिफ्ट करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सावधानी आपको पहले से बरतनी पड़ेगी। तीसरा हो गया विषय, यदि उसके प्रस्थांकन वगैरह करना है या कोई अन्य शासकीय पत्र आया है तो आपका क्या बढ़ जाएगा इसमें? संदर्भ। क्लियर है? तो ये संदर्भ बढ़ जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट वन, उसके बाद में संबोधन जरूर आएगा, महोदय महोदया जो भी है। फिर आपका आ गया संबोधन यानी चौथा पॉइंट। पांचवा क्या आएगा? विषय वस्तु आ जाएगा। विषय वस्तु कम से कम 2 पैराग्राफ। पहली विषय पैराग्राफ में क्या बताओगे? समस्या क्या है। दूसरे में क्या बताओगे? आप क्या चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से। ठीक, संक्षेप में लिखने का प्रयास करना है, भावपूर्ण प्रभावपूर्ण शैली है, अनावश्यक बातें नहीं लिखना, वो मूलभूत बातें आपको पता है। ठीक, एक बार बोल चुका हूं। विषय वस्तु हो गया। फिर समापन जब करेंगे तो धन्यवाद प्लस सबसे बेस्ट वर्ड भवदीय। क्लियर? सरकारी है तो भवदीय,
अर्ध सरकारी है तो आपका विश्वास पात्र, भवनिष्ठ इत्यादि वगैरह का आप उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो समापन हो गया। फिर उसके पश्चात में क्या आएगा? सातवां हस्ताक्षर। हस्ताक्षर सेम फॉर्मेट वही। क्लियर? कि किस व्यक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है, तो नाम आपका, पद का नाम इत्यादि। कहां पर नहीं यूज करोगे? अर्धशासकीय में पदनाम यूज नहीं करोगे, सिर्फ नाम यूज करोगे, जबकि शासकीय में नाम प्लस पदनाम यूज करोगे। वजह बता चुका हूं क्यों। 7 पॉइंट। 8वां क्या ध्यान रखना है अपन को? दिनांक ध्यान रखना है। 9वां क्या है? संलग्न ध्यान रखना है। 10वां क्या है? कुछ भूल गए वह ध्यान रखना है। क्लियर? ये पॉइंट। इसके अलावा 2 बातें और क्या कही मैंने? प्रस्थांकन याद रखना है आपको। इसके अलावा हिसाब संदर्भ आपका बढ़ ही चुका था तो 12, मतलब कम से कम ये 12 पॉइंट आपके बनने ही चाहिए। और भी बिंदु इसमें बताए जा सकते हैं जिनको जोड़ा जा सकता है, परंतु एक बेसिक स्तर पर हम बात करें, बिल्कुल ग्राउंड लेवल आपके लेटर में यह होना चाहिए। क्लियर है बात? अब पुनः बात कर दीजिए सेवा में। चाहे तो बिल्कुल टॉप लेफ्ट, चाहे तो अंत में भी आप लिख सकते हैं सेवा में, प्लस व्यक्ति का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, एड्रेस। ठीक है? कहाँ? भोपाल में है, ग्वालियर में, दिल्ली में है। ठीक है? तो ये आपका बनेगा, इसको दिमाग पर चढ़ा लो। नंबरिंग मैंने जानबूझकर बताई है आपको, 12 कहे मैंने। जब वहां पर लिखो तो इस बात को गिन लेना कि मैंने 12 की 12 बातों को लिख किया कि नहीं। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, अधिक समझदारी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, भूल जाने में या किन्हीं भी कारणों में हो सकता है अपन 12 में से 7 का 8 का ही उल्लेख कर पाए और हो गया। इसके एक एक पॉइंट का आपको नंबर मिलेगा। अब इसके अंदर के कंटेंट क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल सही है आपने कहा। ड्राफ्टिंग में यदि पूछा है तो पुनश्च लिख देंगे, ठीक है? और नहीं तो मान लीजिए आपसे लेटर में भी कहा है तो अपन जानबूझ के पुनश्च ऐड कर रहे हैं, ठीक? पुनश्च डैश, ताकि एग्जामिनर को हिंट हो जाए कि हम पुनश्च वाला पॉइंट नहीं भूले हैं। अगर आप हमको 15 में से 10 नंबर देने वाले तो कृपया 1 नंबर और बढ़ा दीजिए। क्लियर बात ही? क्योंकि आपकी कॉपी सब कुछ बोलेगी वहां पर। अंडरस्टूड कुछ भी नहीं कि नहीं एग्जामिनर जानता है कि आपको समझ है इसमें तो कुछ भूले ही नहीं हो। नहीं, आप बता दो उसमें सर पुनश्च नाम की भी कोई चीज होती है लेटर में। क्लियर? इसके आपको नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका लेटर, ठीक? अब इसके पश्चात में आपको सबसे पहले तो इसकी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कॉपी पेन लेकर, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो। अभी इसके अंदर में कंटेंट अपन ने कुछ नहीं लिखा है, पर कम से कम रूपरेखा इतनी बना लो कि हम इतनी बातें लिखने वाले हैं साहब, जिससे आपके आंसर में, आपके लेटर में डाइवर्सिटी आएगी। और एग्जामिनेशन हॉल में सीधा प्रयोग मत करना। अभी क्या कर लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिसिंग कर लीजिए। कि हमने 12 हेडिंगें आपसे कम से कम कही हैं। कुछ विद्वान इसकी हेडिंग चाहे तो 12 से 15 भी बना सकते हैं, परंतु बात मोटे मोटे तौर पर यही आने वाली है। कम से कम इनको नहीं भूलना। क्लियर है? अब इसकी करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हेडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ जो बेसिक लेटर लिखे हुए आपके सामने हैं, जो भी आप बुकलेट यूज़ कर रहे हैं, नोट्स जो आपको दिए गए हैं, उसमें हमने बहुत सारे लेटर्स दिए हैं, सभी के फॉर्मेट दिए हैं, तो उनको आप देख लीजिए, उनको एज इट इज लिखने का प्रयास कर लीजिए, भाषा शैली को भी, मुख्य जो अनुच्छेद है उसको भी। तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि हाँ, कुछ इस तरह की शैली में जब हम लिखेंगे तो हमारे कम से कम शब्दों में बात आ जाएगी, और एक सटीक सारगर्भित शैली यह कहलाती है, उससे कुछ आपको परिचित हो जाएंगे। उसको आप कॉपी करना, नकल करना, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप चाहें तो आपके पास में जो भी कंटेंट है, बुकलेट है, आप उसके द्वारा या उसमें जो लेटर दिए गए उनकी भी नकल करके देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें साहब जी। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और एक शैली भी आपके अंतर्गत हो जाएगी। तो इतना प्रयास कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 5, 7, 10 लेटर्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक? इसके बाद में आपका आता है साहब कि शासकीय और अर्धशासकीय, प्लस कभी ज्ञापन आएगा, कभी प्रश्नांकन आएगा, कभी अनुस्मारक आएगा, ये चीज़ें आएंगी। उनमें भी क्या करना चाहिए आपको? प्रैक्टिस करिए आप उसकी, जैसा दिया है नोट्स में आप उसकी एज इट इज प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर बात है? अब हम बात करते हैं इसके अंदर चलने की। तो 12 के 12 पॉइंट अपन ने दिमाग में चढ़ा लिए हैं, कुछ और भी फॉर्मेट इसके देख लेते हैं। अब पत्र का जो ओवर ड्राफ्ट होना चाहिए, एक उसकी रूपरेखा होना चाहिए, उससे आप परिचित हो गए हैं, ठीक? अब अपन बात करते हैं पत्रों के अंतर्गत कितने प्रकार के पत्र आपके आ जाते हैं। शासकीय पत्र आप लिखने वाले हैं साहब, शासकीय, सरकारी, जो भी आप उसे कह लें, तो ये सब कहलाने वाले हैं कार्यालयीय पत्र के प्रकार। एक होता है शासकीय पत्र,
कोई सा भी सरकारी पत्र है तो शासकीय पत्र ही कहलाएगा, बहुत सीधी सी बात है। नेक्स्ट वन, कार्यालय का आदेश होता है साहब, तो यानी कार्यालय आदेश हो जाने वाला है। अनुस्मारक हो सकता है, पृष्ठांकन हो सकता है, ज्ञापन हो सकता है, अधिसूचना होगा। अधिसूचना प्लस पृष्ठांकन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं साहब, यदि आप ऑब्जर्व करें तो। ठीक, ज्ञापन की तरह कार्यालय ज्ञापन भी होता है, उसी प्रकार का होगा। प्रेस विज्ञप्ति, क्योंकि अधिकारी बनने के पश्चात में आपको प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी है, यही वजह है कि एग्जामिनर ने आपसे प्रेस विज्ञप्ति भी काफी बार पूछी है जी। सूचना, कार्यालय के आप अधिकारी हैं, अधिकारी होने के नाते आपको कोई सूचना जारी करनी है कि साहब जी रविवार को अवकाश है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी होने के कारण समस्त कर्मचारियों को इतने इतने बजे सुबह से उपस्थित होना ही है साहब। या 26 जनवरी है, 15 अगस्त से कोई शासकीय कार्यालय है, काम है, आपको इतने बजे आना है, भले ही अवकाश हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो साहब। सूचना कैसे जारी करेंगे आप, दैट इज सूचना। इसके अलावा होगा साहब जी शासन आदेश। किसी बात की सूचना भी दी और हो सकता है वही सूचना कोई आदेश भी हो साहब जी, तो शासन आदेश का एक स्वरूप है वह अलग बनेगा कि शासन का आदेश हुआ है कि सभी कर्मचारी अधिकारी वर्ग इस दिनांक को इतने इतने बजे कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, ऑनलाइन सेमिनार होना है, वेबिनार होना है, ये है वो है, जो कुछ भी विषय हो, आदेश है सभी को उपस्थित रहना है। ठीक, आदेश है कि साहब कपड़े ही पहन के आओगे, यूनिफॉर्म ये रहेगी, उस दिन ड्रेस ये होनी चाहिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, कुछ है साहब जी। किसी व्यक्ति को बहाल किया है, किसी व्यक्ति को पदोन्नति दी गई है, आदेश है, शासन का आदेश है, उसका पत्र कैसा क्या होगा, इन सभी को आप गौर से देखें तो ये सब सरकारी काम के लिए लिखे गए पत्र हैं, यानी सबके सब क्या हैं, शासकीय पत्र ही हैं। लेकिन कोई कार्यालय का आदेश है तो कोई शासन का आदेश है, कोई अनुस्मारक है यानी कि याद दिलाने के लिए, स्मारक यानी क्या है, याद दिलाने के लिए। साहब पिछले बार आपको लेटर लिखा था, उस काम के लिए आपने किया नहीं, कृपया थोड़ा सा एक बार देख लेते सर, वो जल्दी हो जाता, क्योंकि आप हैं अधिकारी, सामने वाला भी अधिकारी, आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते। जिस तरह आप बोल सकते हैं सर मेरे पास में बहुत काम, वो भी कह सकता है मेरे पास में बहुत काम है, डिले हो जाएगा। तो अपन एक बहुत ही सहज सी लैंग्वेज में, सरल सी लैंग्वेज में, या पहली बार जब आप याद दिला रहे हैं तो आप एक अनुस्मारक लिखते हैं साहब जी, इसकी भाषा शैली थोड़ी सी मधुर होती है, बस याद दिलाने के उद्देश्य से होती है साहब जी, है ना। अनुस्मारक, पृष्ठांकन जब एक ही प्रति कईयों को जारी की जानी हो, क्या कहला जाएगा, पृष्ठांकन कहा जाएगा भाई। ज्ञापन यानी कि किसी चीज़ की जानकारी देनी है, कार्यालय में तो कार्यालय का ज्ञापन कहला जाएगा साहब। आपने कई बार देखा होगा कि नेताजी लोग वगैरह होते हैं, बोले साहब ज्ञापन देने के लिए गए थे कलेक्टर कार्यालय वगैरह, ठीक है, तो अपनी रूपरेखा बताते हैं अपने कार्यों की। प्रेस में कोई विज्ञप्ति जारी होनी है, प्रेस विज्ञप्ति कहला जाएगा साहब जी। सूचना, अधिसूचना, अधिसूचना नोटिफिकेशन साहब, यही वर्ड हैं जिनसे आपका पाला पड़ने वाला सरकारी कार्यालय में, तो इनको तैयार कर लो पहले ही। इनके सबके लिए क्या करो, उनके ड्राफ्ट देख लो। एक पॉइंट नंबर 2, उनको शुरू करने की शैली क्या है, किस लहजे में उनको शुरू किया जाता है, उनकी बिगिनिंग की लाइन क्या है और एंड किस प्रकार से करते हो पैराग्राफ को। जैसे कि आप देखें शासन आदेश, शासन आदेश की बड़ी सीधी शैली होती है, कोई औपचारिकता नहीं, छोटे के लिए नहीं, बड़े के लिए कुछ नहीं, सीधा सीधा मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि, यहां से ही वह शुरू होता था। कोई महोदय नहीं, कोई भवदीय नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आदेश हुआ किसी अन्य के तहत, वरिष्ठों ने आदेश किया है, विधानसभा से आया हुआ है, सीएम साहब का आदेश है, मुझे यह आप सभी को जानकारी देने का या आप सभी को कहने का आदेश हुआ है कि, और फिर सीधे मुद्दे की बात पर आप आ जाओगे। इनकी शैली को पकड़ो, और ये आपको कहाँ से आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा, उसके प्रैक्टिकल करने से आएगा। उसको आप देखें तो सीधी सी बात यह है कि जो आपके पास में नोट्स है या जो भी बुक्स आप उपयोग कर रहे हैं उसमें जाइए, उसकी शैली जरूर देख लीजिए। बेसिक बातें जो आपसे मैंने कही हैं वही बातें हैं, 12 पॉइंट मैंने आपसे कहे हैं। किसी में यूज़ किए जाते हैं 10 पॉइंट, किसी में 8 पॉइंट यूज़ किए जाते हैं, किसी में 7 पॉइंट यूज़ किए, लेकिन इससे कम नहीं किए जाते हैं। ठीक, सिर्फ उतने में ही आपको चीज़ों को आगे पीछे करना है अगर आप गौर से देखें तो। प्लस कुछ सेंटेंस दिमाग में चढ़ा लो, ये वाला लेटर, इसकी लिखने की जो लैंग्वेज एंड लहजा, ठीक, भाव ऐसा होता है।
वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। 2-2 4-4 लाइनें लिख कर देख लो, ड्राफ्टिंग करके देख लो साहब जी, क्योंकि भूलने की गुंजाइश होती है। इस लेटर का लहजा ये होता है, इस लेटर का लहजा थोड़ा सा ये होता है। आप मान के चलिए कि कम से कम समय में आपका ये हो जाएगा और आपको बन जाएगा साहब। क्लियर है बात ये? एक पत्र और है सरकारी जो काफी आता है एग्जाम में, उसे कहा जाता है परिपत्र। ठीक, क्या होता है इन लेटर्स में? एक बात मैं आपको कहूंगा विशेषकर हिंदी मीडियम वालों के लिए कि या कोई भी मीडियम हो, कि साहब आपको इसमें इसका इंग्लिश में जरूर याद रखना चाहिए कि परिपत्र को इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, अधिसूचना को क्या बोल रहे हो। इस बात को थोड़ी सा आप लेकर चलोगे, कंफ्यूजन की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहेगी एग्जामिनेशन हॉल में। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ का कुछ समझ बैठते हो, तो आपको 2 वर्ड याद रहेंगे, एक तो हिंदी का भी आपको याद है, तो दूसरा इंग्लिश का भी है। कोई ऐसी चीज होती है भूलते हैं तो अपन इंग्लिश वाले से उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। सीधी सी बात है कि गलती अपन से ना हो तो उसके अपन बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, अब यही है कि जितना आप जानते हो ना उतना ही प्रस्तुत कर दो, वही बहुत है। आपको बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ आपने पढ़ा, बहुत मेहनत की है, लेकिन आप अपना ही वहां पर 20% 30% दे पाते हो, तब जाकर आपने इतनी अच्छी पोस्टें पा ली हैं। यदि आप वहां पर अपना 100% दे दो, 80 दे दो, 90 दे दो, तो बात ही कुछ और हो जाए साहब, है ना। परिपत्र से आपका काफी सामना होता है, दैट इज नोन एज दी सर्कुलर। जैसा हमने कहा आपसे, एक और चीज है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? दैट इज नोन एज दी सर्कुलर। जब भी कोई शासकीय आदेश निर्देश या कोई ऐसी सूचना होती है जो सभी को एक साथ जारी की जानी हो, ठीक है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, दैट इज सर्कुलर। यानी पूरे सर्किल में वो बात पहुंच जाए, फैल जाए वह संदेश, उसके लिए जारी किया जाता है। यह भी सरकारी जो पत्र होते हैं उसका एक प्रकार होता है साहब। इसकी शैली थोड़ी सी चेंज होगी। वो जो 12 हेडिंग बताई है ना, उनमें से 7 आपके यूज किए जाएंगे, 8 यूज किए जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, इसकी शैली में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या चेंज आ जाता है साहब जी, या क्या क्या बातें होती हैं? जब भी कोई परिपत्र जारी करना हो तो बाईं ओर जो होता प्रेषक का नाम, पद, पता वगैरह नहीं दिया जाता है। जिनको यह पत्र दिया जाने वाला है उनका एड्रेस, उनका नाम वगैरह जरूर दिया जाए। तो भेजने वाले का नहीं, पाने वाले का यस। कई बार क्या होता है, जो भी ज्ञापन वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को परिपत्र का रूप दिया जा सकता है। सच बात तो यह है कि प्रत्येक लेटर को परिपत्र का रूप दिया जा सकता है। शासकीय कोई आदेश आया, अपन चाहते हैं बाकी 4 लोगों तक भी पहुंच जाए, उसी को अपन परिपत्र में कन्वर्ट कर दें, उसी की फोटोकॉपी लगाकर भेजा जा सकता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट वन, अर्ध शासकीय पत्र पर आ जाओ। इस पर भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्ध शासकीय पत्र, विषय वस्तु यही है कि पहली बात तो है सरकारी कार्य के लिए लिखा गया पत्र, लेकिन जो भी लिख रहे हैं वह अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे से परिचित हैं। यही वजह से जो पद्धति हो जाती है अनौपचारिक हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन कार्य क्या है, अभी भी सरकारी है। यही वजह है कि इसे क्या कहा जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र करके कहा जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? बाकी जितने भी पत्र आपने लिखे हैं इनमें कभी व्यक्तिगत शैली यानी एक वचन शैली यूज नहीं करते, अन्य पुरुष शैली यूज करते हो आप। ठीक, जबकि आप अर्धशासनकारी पत्र लिख लेने वाले हैं तो वहां पर एक वचन शैली का आप उपयोग करते हैं। दोनों में अंतर क्या है देख लेते हैं एक बार। एक वचन मतलब मैं का यूज करोगे, अन्य पुरुष का मतलब ऐसा करने कहा गया है या हम का यूज करोगे। मुझे यह आदेश जारी करने के लिए कहा गया है, तो किसने कहा नहीं बताया अपन ने, मैं भी नहीं कर रहा हूं, यानी मेरे पास कहीं से आया है। मुझे आपको यह सूचना देने के लिए कहा गया है, किसने कहा है लेटर में नहीं बताया अपन ने। मैं भी यह सूचना जारी नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी ने कहा है, मैं सिर्फ उस आदेश का पालन कर रहा हूं। कौन सी शैली कहलाई? ठीक, इसी को उठाकर लिख दिया जाएगा कि इस काम को इतने तारीख तक कंप्लीट करके देना है, नहीं तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही या विभागात्मक कार्यवाही की जाएगी। मैं नहीं करूंगा, किसी के द्वारा की जाएगी। ये कौन सी शैली है? अन्य की कोई करेगा। जब इस बात को अपन लिखेंगे तो वहां पर पहली बात मैं कह दिया हूं कि अनौपचारिक शैली का आप उपयोग कर लोगे। एक वचन में आप लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, आप चाहें तो प्रिय
जैसे जो शब्द होते हैं इनका उपयोग कर लेंगे। इसके पहले आपने महोदय, माननीय, श्रीमान इत्यादि का यूज किया था। ठीक, यहाँ पर आप प्रिय, जो भी अधिकारी का नाम है उसका, बोले मुकेश है, वहाँ पर महेश है, बोले वो कलेक्टर साहब, अपन यहाँ पर कलेक्टर हैं, तो प्रिय महेश जी, मुकेश जी, तो ऐसे करके आप लिखेंगे वहाँ पर। आप क्लियर लिख सकते हैं, यानी कि एक थोड़ी सा एक पर्सनल टेस्ट वहाँ पर आ जाता है। दूसरा पॉइंट कि आप यहाँ पर ये नहीं कहो कि ऐसा करने के लिए कहा गया है, मैं ही कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ और आपसे ही अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप इस काम को थोड़ी सी जल्दी करवा लीजिए। तो यहाँ पर कौन सी शैली आएगी? मैं वाली। मैं आपके लेटर का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने आपको यह पत्र भेजा था, यह एक शासकीय कार्य है, इससे यदि यह जल्दी हो जाए तो हमारे ज़िले के, हमारे राज्य के अनेक जो दिव्यांग बच्चे, वंचित बच्चे, उनकी स्कॉलरशिप उन्हें पहुंच जाएगी, वह उनके काम आ जाएगी। तो मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आप इस काम को थोड़ी सा जल्दी कर दें। यानी देखो, शैली का अपना नाम अपन ने ऐड किया है, वहाँ पर मैं यूज़ किया है, जबकि वही सरकारी वाले में होती शैली। तो क्या कि विद्यार्थियों को शीघ्र, अतिशीघ्र जो प्रोत्साहन राशि है, जो स्कॉलरशिप है, वह उन्हें प्रदान की जानी है। उसके लिए कृपया अपने विभाग से उस फाइल को शीघ्र पास करवाएं, दिनांक इतने तक करवाकर मंत्रालय या विभाग तक भेजें। समय पर नहीं भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। ना मैं कर रहा हूं कार्रवाई, ना मैं किसी को कह रहा हूं करने, बस कार्यालय, विभाग, मंत्रालय करेगा। कौन नहीं बताया। इसमें बार बार यूज क्या कर रहे हैं? मैं वर्ड आ रहा है, इंडिविजुअल, जबकि यहाँ पर पूरा पूरा ग्रुप आ रहा है साहब, विभाग आ रहा है। ये अंतर होता है सबसे बड़ा अर्धशासकीय और शासकीय पत्रों में। बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसमें जो भाषा होने वाली, थोड़ी सी मित्रवत होने वाली, आत्मीय टाइप की भाषा अपन उपयोग कर देंगे। प्रिय, श्री इत्यादि जो शब्द होते हैं उनका उपयोग कर देंगे। पहले ही कह चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि नाम लिखोगे लेकिन पदनाम नहीं बताना है आपको। अपना पदनाम नहीं बताना है साहब जी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जिसको आप भेज रहे हो उसका पदनाम रहेगा, उसका नाम पदनाम रहेगा। जो व्यक्ति भेज रहा, आप भेज रहे हो, तो आप अपना पद नाम का उपयोग नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। पत्र क्रमांक रहेगा, शासकीय पत्र क्रमांक कितना कितना वो रहेगा साहब जी। दिनांक रहने वाली है, विषय रहने वाला है, संदर्भ रहने वाला है, संबोधन रहने वाला है, समापन शब्द रहने वाले हैं साहब जी। ठीक, वो सब चीजें रहेंगे। भूल गए तो पुनश्च भी रहने वाला है। आप अर्धशासकीय पत्र में ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसका नाम सबसे आखिरी में आता है, सेवा में, कॉमा, व्यक्ति का नाम, पद नाम, कार्यालय, क्लियर, एड्रेस, ये सबसे आखिरी में आता है। जिले का नाम जब भेज रहे हो, जबलपुर भेज रहा हो, तो जिले का नाम आपने लिखा, मान लीजिए भोपाल, तो भोपाल डैश जो उसका पिन कोड होगा वो उठाकर लिख दोगे, जो भी हो। जबलपुर जिले का नाम लिख रहा हो तो जबलपुर 482002 ऐसा करते हैं। पुनः ध्यान रखो, मैं कह चुका हूं कि आपको वहां पर कोई भी ऐसी पहचान संख्या नहीं लिखनी है, तो आप जबलपुर डैश पिन कोड लिखोगे, ना कि पिन कोड उतार दोगे। क्लियर है बात? ये इस बात को ध्यान रखिएगा। शासन आदेश पर आ जाइए। शासन आदेश, नाम से ही समझ में आ रहा है कि शासन का आदेश है। शासन आदेश जो होते हैं प्रायः सरकार के जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव वगैरह होते हैं, उनका जो विभाग होता है, कार्यालय होता है, वहां से भेजे जाते हैं। किसको? अधीनस्थ, पूरे राज्य के ही आ जाने वाले कार्यालय, तो उनको भेजे जाने वाले 12 पॉइंट मैंने आपसे कहे हैं। लगभग वो सभी पॉइंट है, अपनी बुद्धि, विवेक और कॉमन सेंस के हिसाब से अपन इसको यूज कर लेने वाले हैं। पत्र संख्या रहेगी साहब जी, कौन सा विभाग कार्यालय भेज रहा है वह रहेगा। प्रेषक कौन है साहब जी, उसका नाम भी रहेगा कि मुख्य सचिव महोदय भेज रहे हैं साहब जी। क्लियर? कौन भेज रहा है? सचिव महोदय भेज रहे हैं साहब। ठीक, शासन का आदेश है, सचिव सबसे बड़ा पद होता है राज्य में, वह भेज रहे हैं, तो उनका नाम रहेगा, पद नाम रहेगा साहब जी। किस विभाग के सचिव हैं? शिक्षा विभाग के सचिव हैं, पुलिस विभाग के सचिव हैं, ये जरूर बताना है आपको। ये नहीं कि सिर्फ सचिव, मुख्य सचिव राज्य में एक होता है, लेकिन अन्य विभाग जो होते हैं, मंत्रालय जो होते हैं, उनके सचिव अलग अलग हो सकते हैं या होते ही हैं, सीधी सी बात है। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार की आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत शैली का उपयोग नहीं होगा, सीधे मुद्दे पर आ जाते हो शासनादेश में, टोटल अनौपचारिक। यानी जब आप शुरू करोगे तो विषय वगैरह तो आपने बता दिया, ये है। कोई पहले से संदर्भ के बारे में भी आप बता सकते हो,
और नहीं तो जब आप शुरू करो तो कोई माननीय नहीं, कोई महोदय नहीं, कुछ नहीं साहब जी। ठीक है, कहां से शुरू होगा? शासन आदेश है कि शासनादेश, ऐसा नहीं लिखे शासन का आदेश है कि नहीं, शासनादेश है कि, या तो आप इससे शुरू कर दें, मुझे यह कहने का आदेश हुआ कि, क्योंकि मेरे पास में आया है सचिव महोदय का, मान लो, ठीक है, मुख्य सचिव का आदेश आया है, मैं अपने विभाग का सचिव हूं, मुझे मुख्य सचिव ने कोई बात कहने के लिए कहा है, तो मैं फिर क्या लिखूंगा? मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि, क्योंकि मुझसे कोई हायर अथॉरिटी है। ठीक, तो ये कॉमन सेंस की बात है। यदि मैं ही वहां का मुख्य सचिव हूं तो क्या लिखूंगा? सीधे शासन का आदेश है कि ऐसा ऐसा काम कीजिए। क्लियर? इस बात को ध्यान रखें, बिल्कुल बिगिनिंग बस आपको पकड़नी, बाकी आप बना लोगे। जैसे शासन आदेश है कि निम्नांकित पत्रों और प्रपत्रों में राजभाषा हिंदी का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। डैश, पहला वेतन बिल, यात्रा भत्ते इत्यादि में। दूसरा, सभी प्रकार के पत्राचार जो कि शासन को किए जा रहे हैं, शासन से किए जा रहे हों। तीसरा, सभी प्रकार की टिप्पणियां और आदेश। अगला, केंद्र सरकार को जो भी पत्र लिखे जाएं उनमें। अगला, अंग्रेजी में लिखे गए सभी पत्रों में हस्ताक्षर कृपया हिंदी में किए जाएं। समाप्त कर दिया अपन ने बिंदु। तो अपन ने बताया कि शासन आदेश यह हुआ है, डैश, 4 आदेश हैं, 5 आदेश हैं, 6 आदेश हैं, अलग अलग लाइनों में अपन ने वो बताया। क्लियर? उसके पश्चात में आएगा आपका सीधा हस्ताक्षर, और आप लिखेंगे साहब मैं कौन हूं, मैं शासन सचिव हूं, मेरा नाम ये है, इत्यादि। तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपने सचिव लिख दिया, क्योंकि वो एक ही होता है साहब जी। ठीक है, और अधीनस्थों को सभी को मालूम है कि कौन है। इसके बाद में लेटर के अंदर ही प्रश्नांकन जरूर आएगा, चाहे तो आप उसको प्रश्नांकन डैश कर दें और उसके आगे लाइन क्या लिख देंगे? अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। क्लियर? ये कर दें, या तो प्रश्नांकन मत लिखिए, आप सीधे क्या कर दें? अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। डैश, कौन कौन निम्न है जिनको सूचनार्थ प्रेषित है? पहला, शिक्षा विभाग। दूसरा आपने बता दिया साहब जी, मान लीजिए आप मुख्य सचिव हैं उस राज्य के, क्या लिखेंगे? सचिव पुलिस मुख्यालय भोपाल। तीसरा, सचिव शिक्षा विभाग, सचिव स्वास्थ्य विभाग इत्यादि को। बस तो ऐसे कम से कम आप 2-3 पॉइंट बना देंगे, यानी इनको जारी किया जाना ही है साहब। क्लियर? धन्यवाद इत्यादि वगैरह वर्ड का यूज नहीं करोगे। क्यों? आप वरिष्ठ हैं और आदेश जारी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो वहां पर ये सब शब्द नहीं आएंगे, भवदी, आपका विश्वास पत्र, क्योंकि आप बड़े हैं, आप जारी कर रहे हैं सभी को कि आप लोग ये काम करिए, करके दीजिए ये वाला काम। क्लियर है? तो ऐसी कोई शैली नहीं आएगी। पुनः एक नज़र मार लो। सबसे पहले तो सरकारी पत्र है, तो सरकारी पत्र का क्रमांक होगा। ठीक, कौन से कार्यालय से विभाग इत्यादि जारी हो रहा है, तो लेटर हेड में हेडिंग होती ही होती है। नेक्स्ट वन, किस संदर्भ में अपन इसको जारी कर रहे हैं, कोई संदर्भ बैकग्राउंड का नहीं है, नया जारी कर रहे हो तो संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या जाओगे? विषय। क्या है विषय? हिंदी भाषा का प्रयोग। तीसरा क्या है? उसके बाद में आप शुरू करेंगे उसको, लेटर का मेन जो आपकी विषय वस्तु है। कोई महोदय होदय कुछ नहीं आएगा, सीधे क्या लिखोगे? शासकीय आदेश है कि, ये शासन का आदेश है कि, शासनादेश है कि राज्य के समस्त कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक, किन किन जगह पर? डैश। पहला, एक राज्य के जितने भी विभाग हैं उनके मध्य में, विभागों का मंत्रालय को जब लिखा गया पत्र उनके मध्य में, इन पत्रों में उसका हिंदी का प्रयोग किया जाए। किनमें? ये जो अपन बता रहे हैं। तीसरा, राज्य सरकारें जब केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखें तो भी उसमें किसका प्रयोग करें, इसका मतलब है हिंदी का। तो जब भी आप ये लिखेंगे तो पहली जो हेडिंग वाली लाइन है वो एक खास होगी, डिफाइन करेगी, और उसके बाद में आप डॉट पॉइंट बनाते हो कि शासन का आदेश है कि निम्न पत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। डैश 1 क्या आएगा? राज्य के समस्त शासकीय विभागों और उसके उप कार्यालयों में। दूसरा, विभागों द्वारा मंत्रालयों को लिखे गए पत्रों में। तीसरा, अन्य राज्य सरकारों के साथ किए गए पत्राचार में। चौथा, केंद्र सरकार को किए गए पत्राचार में। पांचवा, किसी अंग्रेजी के पत्र में भी यथासंभव हस्ताक्षर आप इसमें करेंगे हिंदी में। तो ऐसा नहीं लिखेंगे यथासंभव, बोलेंगे कि अंग्रेजी में लिखे पत्रों में भी हस्ताक्षर हिंदी में करें, क्योंकि आदेश है। कृपया कर दीजिएगा नहीं होगा, करें, क्योंकि यह एक क्या है? आदेश है। तो इसकी शैली का आपको फॉलो करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट शासन आदेश की? तो ऐसे सभी लेटर्स की शैली थोड़ी थोड़ी सी भिन्न होती है साहब।
अनुस्मारक देख लो, अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी बोलते हैं। मैं बिल्कुल साफ शब्द में कह चुका हूँ साहब, याद दिलाने को उद्देश्य एक लेटर लिखा जाएगा, सारी बातें वही रहेंगी जो ड्राफ्ट बताया, पत्र क्रमांक रहेगा, संदर्भ भी रहेगा। निश्चित रूप से कोई बात याद दिला रहे हो आप, इसका मतलब है कि इसके पहले लेटर लिखा होगा जब तो याद दिला रहे हो, तो इसका मतलब उसमें अनिवार्य रूप से क्या आएगा, संदर्भ आएगा, विषय, और फिर सीधे मुद्दे पर आप आ जाओगे। संबोधन वगैरह आप दे सकते हैं साहब जी, ठीक। संबोधन बिल्कुल साधारण सा होगा, महोदय, क्लियर। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे, उस लैंग्वेज को पकड़ो, बहुत काम आने वाली है। इस विभाग या इस मंत्रालय के पत्र क्रमांक, इसे यानी जहां से मैं लिख रहा हूं, जो लेटर इस समय आपके हाथ में, उसके टॉप में लेटर हेड में लिखा हुआ है कि कहां से आया है लेटर, आपको पता चल गया है। इस विभाग के पत्र क्रमांक डैश 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 फिर जगह में यह जानकारी या सूचना आपसे मांगी गई थी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, कृपया इस दिनांक तक यह सूचना भेजने का कष्ट करें। सिर्फ इतना से ही आपका रहेगा साहब, मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा फला फला दिनांक तक कर रहा हूं, या कब तक करूं आप सामने वाले से पूछ लो, ताकि सामने वाले बंदे से भी राइटिंग पर कुछ आपको प्राप्त हो जाए। तो ये उसकी लैंग्वेज हो, सिर्फ इतना सा ही होता है, क्लियर। आप चाहें तो उसमें यह भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने, ठीक है, या आपका जो भी मंत्रालय हो, उन्होंने आपसे कहा हो कि वो जानकारी का क्या हुआ, तो आप यह कहेंगे वहां पर, मुझे आपसे पूछने का यह आदेश हुआ है कि वह फलानी फलानी फाइल पत्र क्रमांक के संदर्भ में अभी तक क्या काम हुआ है साहब, आपके उस कार्य की या उस जानकारी की मैं किस दिनांक तक प्राप्त करने की प्रतीक्षा करूं, या आपके द्वारा वह जानकारी किस दिनांक तक उपलब्ध करा दी जाएगी, ये होता है। और उसके बाद समाप्त हो जाता है लेटर साहब। समाप्त जब आप लेटर करेंगे, बोली बिल्कुल सही बात, चीजें वही हैं, क्या, भवदी हस्ताक्षर साहब, क्लियर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो टॉप में अगर आपका लेटर हेड जो भी है उसमें आपका दिया हुआ है विभाग, कार्यालय इत्यादि वगैरह के बारे में, जैसे देखें ना नगर निगम साहब जी भोपाल, ठीक है, विधानसभा के बारे में आप उस वहाँ के अधिकारी हैं, जब वो दिया हुआ है तो बार बार नीचे आपको नाम, विभाग का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सब क्या करो, नाम पदनाम, ठीक है, नाम का मतलब क्या, सिग्नेचर आ रहा है आपका वहां पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिसूचना पर काफी बार प्रश्न आए हैं और आगे भी आएंगे। अधिसूचना इंग्लिश में दैट इज नोटिफिकेशन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। सरकारी कार्यालय, मंत्रालय, विभाग इत्यादि कोई भी जानकारी जब पब्लिश करता है, किसके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, या आम नागरिकों के लिए कोई भी चीज, तो उसे सार्वजनिक तौर पर पब्लिश करने के लिए ना केवल न्यूज़पेपर बल्कि गजट, सबसे पहली चीज ध्यान है, क्या चीज, गजट में जारी करता है। गजट में जो चीज आई होती है इसका मतलब है ऑफिशियल है, 100% कन्फर्म है, सत्य है जो भी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है, कानूनी रूप से वाद योग्य भी होती है, सच बात तो यह है। इस संदर्भ में क्या जारी की जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है। 12 बिंदु जो बताए हैं, सेम पॉइंट। अधिसूचना क्रमांक रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, जैसे सरकारी पत्र क्रमांक रहता है, किस विभाग के द्वारा जारी की जा रही है वह रहेगा साहब। इसमें जो जानकारी या ध्यान देने वाली बात यह है, 2 बिंदु कभी भी ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि गजट, गजट के कई हिस्से होते हैं। अधिसूचना जारी करते समय इसमें इस बात को बताना पड़ता है कि गजट के किस हिस्से में और किस दिनांक को यह जारी की जानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें किसी भी प्रकार के साहब जी संबोधन परक, समापन परक शब्द यूज नहीं होते, महोदय, श्रीमान इत्यादि वगैरह कुछ नहीं यूज होता, क्लियर। आप खुद याद करिए कि एमपीपीएससी आपको नोटिफिकेशन देता है साहब, उसके नोटिफिकेशन का फॉर्मेट देख लो आप, यानी वो जो विज्ञापन आपका आ रहा है, जो नोटिफिकेशन आपका आ रहा है, जिसे आप अधिसूचना भी बोल रहे हो, वह यही तो होता है अब कि एमपीपीएससी कार्यालय के द्वारा इतने इतने पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए इतना है, जनरल के लिए इतना है, महिलाओं के लिए इतना इतना है साहब जी, इस दिनांक तक वह आना है, ये सब क्या है, दैट इज अधिसूचना है साहब, क्लियर। गजट, गजट में मान लो 50 पेज हैं, ठीक, कहाँ पर पब्लिश करना है, उसके फ्रंट पर करना है, किस हिस्से में करना है, कौन सी दिनांक वाले गजट में करना है,
यह जानकारी देना आवश्यक होता है। बात क्लियर है? बाकी सारे पॉइंट वही रहते हैं। किसी भी प्रकार का महोदय उदय टाइप के संबोधन इसमें यूज नहीं होते हैं साहब जी। और जब भी ये लिखा जाए तो अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो इसकी। कोई सी भी अधिसूचना देखो और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई चीज़ हो, प्रश्न आप पूछ सकते हैं।